नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय ज्ञान में, दर्शन में ऐसा कहा गया है कि तुम हर चीज़ करने में सक्षम हो, चाहे जो कुछ भी हो। अर्थात आपको एक भगवान से आपका तुलना किया गया है कि जो भगवान कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग अपने समाज में डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वास्तविकता है और होना भी चाहिए। लेकिन पता है कि आपके शरीर में सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद ही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में ऐसा वास्तविकता आया है और सब लोग जानते हैं समाज में कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका अंत नहीं हो सकता। और कैंसर का मतलब अभी तुलना किया जाता है, मौत और कैंसर एक ही है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ बिना दवाई का, बिना कोई समस्या का, हम एक प्राकृतिक तरीका से खुद के विश्वास पे हम कर सकते हैं इसको ठीक? एक लाइन हमको याद आ रही है, खुद पे हो विश्वास अगर तुमको कुछ करने का, तो बिना पैर का ही पहाड़ को रौंदा जाता है, बिना हाथ का कोई निशाना लगाया करता है। तो इस पे मैं बात करता हूँ अच्छे से। मैम, आपका स्वागत है अपना मंच पर। धन्यवाद। और ये जो हमारे मैम हैं, ये खुद अपने एक्सपीरियंस आपको आज साझा करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने आप कैंसर को ठीक किया। तो जानते हैं मैम से। मैम बताएंगे। मैम आप। नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर शीला मिश्रा। पिछले वर्ष मुझे मार्च के महीने में शिवरात्रि के दिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेस्ट में डायग्नोस हुआ। मेरा विश्वास बहुत अधिक था हमेशा से योग पे, नेचुरोपैथी पर, अपने माइंड की पावर पर, माइंड की हीलिंग पावर पर, और मैं उसी प्रकार से उस ट्यूमर का इलाज करना चाहती थी। परंतु परिवार में बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स थे। मेरे बेटा, मेरे पतिदेव, मेरी बहन, भाई, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने इस पर सहमति नहीं व्यक्त की। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन का प्रोटोकॉल है आप अपना करो, और उसके साथ में हम अपनी माइंड हीलिंग और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो भी विधि उपलब्ध है उसको हम साथ में करेंगे। लेकिन उन लोगों ने एक कंडीशन लगाई कि आप मुंह से कुछ नहीं खाएंगे, शरीर के अंदर कुछ नहीं डालेंगे, आप बाकी जो करना चाहें वो करें। मैंने कहा ठीक है। मेरे लिए डॉक्टर्स ने प्लान किया, पूरा साल भर का ट्रीटमेंट प्लान किया उन्होंने। जैसे होता है हमेशा, एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, कीमो, सर्जरी, रेडिएशंस, और उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, और उसके बाद बहुत सारे सालों तक फॉलोअप लगातार करना पड़ता है। मेरे साथ भी वैसा ही प्लान बना पूरे वर्ष भर का, और हमें शुरुआत में 6 कीमोथेरेपी दी जानी थी। मैंने कीमोथेरेपी के साथ साथ माइंड की जो हीलिंग पावर है और जो नेचर की हीलिंग और बैलेंस पावर है उसको साथ साथ में प्रयोग किया। उसको प्रयोग करने से मेरा जो अनुभव रहा कि जो हमारे पास कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गए। उनका किसी भी प्रकार से हमारे हृदय पर, फेफड़े पर, किडनी पर, इन सब चीज़ों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसके साथ साथ हम निरंतर अपने जो दैनिक कार्य थे और अपना जो जीवन जैसे कैंसर के पहले चला रहे थे उसी प्रकार चलाने में पूरी तरह सक्षम थे। जैसे कि ड्राइविंग करते थे, पहाड़ों पर जाना, अकेले ट्रैवल करना, अकेले अपने सारे काम करना। लेकिन कीमो के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कुछ दिन का होता है, जो आपको पूरी तरह तोड़ कर रख देता है, और उसमें आप कई बार बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। तो वो 2-3 दिन, 4 दिन को छोड़कर उसके अलावा मेरा जो माइंड हीलिंग का प्रोसेस था उसने मुझे बहुत सहायता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में पंचकोशीय हमारा शरीर है, ऐसा बताया जाता है। हम भी अनुभव करते हैं कि ये हम शरीर मात्र नहीं है, जो हाड़ मांस स्केलेटन दिख रहा है, हम केवल उतना मात्र नहीं है। उसके आगे हमारे अंदर एक प्राणमय शरीर होता है जिसको हम कहते हैं वाइटल एनर्जी फोर्सेस वहाँ से आती हैं, जो हमारे शरीर के सभी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारे केवल शरीर पर काम कर सकती है, यानी वो पैरामीटर जिनको नापा जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है। उसके अलावा यदि आपके अंदर और कुछ है, आपका जो अनुभव है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके इमोशन है, आपकी वेल बीइंग है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी होप है, इन सब पर मॉडर्न मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हमें वाइटल एनर्जी पे काम करना था। इसके बाद हमारा जो मनोमय कोश होता है, हमारे मन की भावनाओं पर काम करना था। उसके बाद हमें उसका विज्ञानमय कोश होता है, उस पर काम करना था। फिर उसके पश्चात आगे चल कर के हमें अपने जो आनंदमय कोश तक का है वो पूरी की पूरी हीलिंग करनी थी। और मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ अन्नमय कोश को हील करने की ही विधा डेवलप्ड है। अर्थात यदि हम संपूर्ण शरीर को 100% माने
तो 20% पे मॉडर्न मेडिसिन काम करती है और 80% भाग्य या समय के सहारे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे भारतीय शास्त्र, भारतीय ग्रंथ, आयुर्वेद तथा वेद, वेदांत, उपनिषद सब जगह इन 5 कोशों पर काम करने की पद्धति उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए पहला कार्य है कि हमें विश्वास होना चाहिए, दूसरा है उसका उसी प्रकार से हमें साधना करनी पड़ती है, उसकी उसी प्रकार से नियमित समय पर माइंडफुलनेस के साथ, जिसको कहते हैं आजकल थॉटफुलनेस के साथ, नेचर के जो हमारे 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उनके साथ एक अच्छा संयोजन स्थापित करना होता है। तो मैंने मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन पर पैदल नंगे पैर वॉक करना, सूर्य के साथ 15 मिनट का वार्तालाप करके उससे एनर्जी प्राप्त करना, हवा के संग, पानी के संग, आकाश तत्वों के साथ, यानी बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके संग थॉटफुल इंटरैक्शन इस्टेब्लिश करके बॉडी में उनको एक बैलेंस के फॉर्म में रखना, इसके लिए मैंने अपना पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ हमारी जो माइंड है वो हमारे शरीर के अंदर जितने फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का एक कंट्रोल पावर है उसके पास। जितनी दवाइयों की हमें आवश्यकता बाहर से होती है, उनसे कहीं अधिक दवाइयाँ हमारे मस्तिष्क के पास पावर है कि वो शरीर में स्वयं जनरेट कर सकता है। तो आपके शरीर को जैसी आवश्यकता है, यदि आपके बॉडी में टॉक्सिक्स हो गए, कीमो के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, हमारे बहुत डैमेजेस होते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन लो होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो माइंड की पावर के साथ आप उन सब को काउंटर करके उसके साइड इफ़ेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरह एक वेल बीइंग की कंडीशन में रख सकते हैं। इसको मैंने मेडिटेशन और योग निद्रा के माध्यम से स्वयं अनुभव किया। मेरा नियमित मेडिटेशन, मेरा नियमित योग निद्रा, इसके साथ साथ जो वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नियमित प्राणायाम का अभ्यास, इन सबको अभ्यास करते हुए, नेचर के संग बैलेंस बनाते हुए यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बॉडी और आपके माइंड में इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी उस दौरान मेरा जो टेस्ट डेवलप हुआ वो उस हर साग, सब्जी, फल के लिए डेवलप हुआ जो मेरे कैंसर के लिए प्रतिरोधक कार्य कर रहे थे और मेरे शरीर के लिए हीलिंग पावर दे रहे थे। जैसे मेरे अंदर करेले का टेस्ट अपने आप डेवलप होना, नींबू का टेस्ट अपने आप डेवलप होना, नीम की पत्ती अपने आप खाने का मन होना, और वो सारी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, इनका सबका टेस्ट समाप्त हो जाना। तो ये सब एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक में जो पैदा करते हैं उनके प्रति डिसलाइकिंग, और जो एल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाते हैं उनके प्रति लाइकिंग स्वतः डेवलप हो गई। और इन सब चीज़ों को जानते हुए, समझते हुए मैंने अपने आप को उसी प्रकार से, हमारी दिनचर्या रही, नियमित पूरा कार्य किया, सभी जो सामाजिक कार्य थे उनमें आना जाना लगातार रहा। और मॉडर्न मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट था, जब तक वो सर्जरी प्लान की जा रही थी उस समय तक ट्यूमर का साइज़ लगभग गायब हो चुका था। परंतु फिर भी उसमें डॉक्टर्स कुछ क्लिप डालते हैं, तो जिस स्थान पे पहले ट्यूमर था उसी स्थान पर उन्होंने फिर से सर्जरी भी की, और सर्जरी के बाद उन्होंने पुनः पेट स्कैन किया और जिसमें उन्होंने देखा कि सारी डिजीज़ के सेल्स गायब हो चुके थे, जबकि अभी जो उन्होंने रेडिएशन प्लान किया था वो अभी पूरा का पूरा बाकी था। तो मैंने कहा कि आप रेडिएशन क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि मैंने सर्जरी के लिए भी कहा कि आप सर्जरी भी मत करिए, जब ट्यूमर नहीं है तो सर्जरी क्यों करना। परंतु एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जब आप मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपको सारी ही स्टेजेस पार करनी होती हैं। तो मैंने भी पूरा लिया, मैंने कीमो भी हुआ, सर्जरी भी हुआ, रेडिएशन भी हुआ, लेकिन रेडिएशन के पहले ही मेरी बॉडी डिजीज़ फ्री डिक्लेयर की जा चुकी थी। और उसके बाद जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को बोन में, हड्डी में पेन होना, एनीमिया होना, उठ नहीं पाना, वीकनेस लगना, बहुत सारे माइंड के न्यूरोपैथिक जो होते हैं, जो मेरे में जितने भी आए वो या तो बहुत कम आए या वो बहुत जल्दी गायब हो गए। तो ये है हमारी एक माइंड मेडिसिन, माइंड की हीलिंग पावर। यदि हम उसका प्रयोग करें, नेचर का प्रयोग करें, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो आप मेडिटेशन और योग के बारे में बताएं, ये डिजीज़ होने के बाद से आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया या फिर आप पहले से ही कर रहे थे और आपको लग रहा था कि नहीं, हम इससे ओवरकम हो सकते हैं इस चीज़ से? नहीं, वो मेरा बहुत पहले का मेरा ये प्रयास है। 1998 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था योग और नेचुरोपैथी में। संयोगवश उस समय भी मेरे अंदर एक डिज़ीज़ आई थी और उस डिज़ीज़ के लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी एडवाइस की थी। उस सर्जरी का विकल्प के रूप में मैंने योग और नेचुरोपैथी में बहुत सारा लिटरेचर तलाशा, और उसी समय हमारे विश्वविद्यालय में एक 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू हुआ था। उस डिप्लोमा को मैंने स्वयं किया और उस समय से हम योग का और प्राणायाम का, नेचुरोपैथी का, जितने भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में पद्धतियाँ उपलब्ध हैं उनका मैंने प्रयोग किया। और उस समय मुझे सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिना सर्जरी के मेरा वो रोग कब गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो तब से मेरा ये 1998 में हुआ। अच्छा। और उसके बाद से मेरा इस पर बहुत विश्वास हुआ
और तब से हम इसके दुनिया की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा इंडिया में तो इसे अच्छा से इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है जब इतना ये सक्सेस यानी 100% इसका सक्सेस है। जहाँ तक कि एलोपैथिक में देखा जाए तो वो कैंसर पेशेंट मतलब कैंसर का नाम सुन के बहुत लोग का हार्ट अटैक आ जाता है, बचना मुश्किल होता है, सक्सेस रेट बहुत कम है। और जब हमारा नेचुरोपैथी इतना पावरफुल है तो मैम इसे क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा एक तो हमारा माइंडसेट है। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में जो महंगा है वो अच्छा है। वही कपड़ा आपको ब्रांड की दुकान के बाहर अगर ठेले पे मिल जाए तो आप उसको पहनना पसंद नहीं करते। वो ब्रांडेड दुकान में उससे ख़राब कपड़ा अगर मिल जाता है, उस पे टैग लगा हुआ है, तो आप उसको बड़े शान से पहन करके लोगों में फ्लॉन्ट करते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन में आप पैसा खर्च करते हैं, आपका समय लगता है, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, बहुत सारे के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है दवा के लिए, डॉक्टर के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, और बहुत दूर दूर से आप ट्रैवल करके भी आते हैं। जब आप इतना खर्च करते हैं तो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा। हम किसी पैथी के विरोध में नहीं हैं, हर पैथी की अपनी कुछ खासियत हो सकती है, परंतु ये एक अच्छी तरह से जाना समझा तत्व है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिल के बना हुआ है, और पांचों तत्व यदि अपने में बैलेंस से हटते हैं और बाहर से कोई विकृति उसमें आती है, तब हमारा शरीर बीमार पड़ता है। यदि हम किसी भी बीमारी की उस विकृति को फिर से उसमें पंच तत्वों का बैलेंस कर लें, जिसमें आयुर्वेद में वात पित्त कफ के माध्यम से करते हैं, या नाड़ी में कह लीजिए तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से करते हैं, या आप अन्य अन्य विधा में उसको अलग अलग तरीके से करते और जो ये हैं। सुषुम्ना, नाड़ी, हाँ। इसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं कि आप कौन से बारे में, ये मैं भी थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। इसको थोड़ा सा मैम आप थोड़ा डिटेल में कर दीजिए। नहीं, देखिए, हमारी जो वाइटल फोर्सेस हैं, वाइटल एनर्जी है, तो हम सभी जानते हैं कि इस शरीर के बाहर जो हमारा शरीर दिख रहा है, इसके बाहर एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, परंतु आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि हम अपना ऑरा, अपना प्रकाश चक्र देख सकते हैं। वो हमारी वाइटल शरीर कह सकते हैं उसको, वाइटल फोर्स है जो बाहर हमारे कॉस्मॉस में वाइटल एनर्जी लगातार हमारे शरीर के साथ आदान प्रदान हो रहा है, उसको कैप्चर करके बॉडी में जितनी हमारी आवश्यकता है उस जगह पर उसको चैनलाइज करने के लिए हमारी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं, उनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। उसमें यदि कहीं ब्लॉक आती है तो हमें बीमारी होती है, यदि उसके प्रवाह में बाधा पड़ती है तो बीमारी होती है। उनको संतुलित करने के लिए हम प्राणायाम के माध्यम से इड़ा और पिंगला की जो हमारी नर्व्स हैं, उनको हम व्यवस्थित करते हैं, उनको हम ठीक करते हैं, और जब हमारा वाइटल एनर्जी का चैनल क्लियर हो जाता है तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। मैं मतलब हम अगर इस चीज़ को देखें तो पूरे विश्व में मतलब जितना भी बीमारी है वो अगर चाहे तो मतलब योग और ये ध्यान के द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है। इस पर क्योंकि मैं भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन से जुड़ी हूँ, तो मॉडर्न तरीके से उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे लोग एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी की तरफ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रयोग पूरे विश्व में हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की विधा का प्रयोग करके 100% अपने आप को डिजीज़ फ्री किया है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको जिस प्रकार से किया जाना चाहिए और जिसके मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए, अगर वो व्यवस्था आपकी पूरी तरह से ठीक है तो इससे पूरी तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है। इसमें कंडीशनिंग है मतलब, और किसी न किसी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से किया जाना है उसको उसी प्रकार से यदि नहीं करेंगे, तो आयुर्वेद में ही दही को ही अगर अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों के लिए लिया जाए तो उसका जो प्रभाव है वो बदल जाता है। उसी से खांसी भी आ सकती है, उसी से खांसी ठीक भी हो सकती है। तो ये बहुत, जैसे छाछ है उसका अलग प्रयोग है, दही के रूप में एक अलग प्रयोग है, मंथन करने के बाद करेंगे तो अलग प्रयोग है, तो घी का अलग अलग समय पे अलग प्रयोग है। तो इनको प्रयोग करने की उपयुक्त विधि हमें पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, किस समय किस आयु पे किस चीज़ के साथ क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। और वैसे भी पूरे विश्व में ये माना गया है कि भारत की थाली अपने आप में विश्व की सबसे अधिक अच्छी उत्तम पोषणकारी थाली है, गुणवत्ता वाली है। अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान मैंने जब इस पर चर्चा की तो अमेरिकन थाली को कहते हैं ना सबसे अधिक उसमें डिजीज़ हैं, क्योंकि उसमें डेड फूड आप खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, उसमें आपके वो पोषक तत्व नहीं है। तो उनके यहाँ की थाली को अगर कहा कि नहीं ये बहुत ख़राब थाली है, उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे विकार आ गए, तो वहीं पर यदि हम अपने यहाँ की जो उचित थाली है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ घी दही, तो हमारी विश्व की सबसे अच्छी पोषणकारी थाली है। सर एक समय में एक हमारे सर थे, उनसे मैंने मिला था, वो भी फूड साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो वो बता रहे थे कि जो अभी हम खाना खा रहे हैं तो बोले कि छोटा दाना मोटा दाना खाना चाहिए। ये गेहूँ चावल जो है ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही विकारपूर्ण है, मतलब शरीर को बर्बाद कर रहा है, जहर हम खा रहे हैं यही समझिए। लेकिन ऐसा जहर खा रहे हैं जिसमें ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं, हमको मतलब बीच वाले स्टेज में रखे हुए हैं।
तो ये चीज़ क्या मैम वास्तव में है? क्योंकि आप साइंस से भी जुड़े, साइंस से आप हैं तो इसमें देखिए ऐसा कहेंगे कि प्रकृति ने हम जहाँ पे जन्म लिए हैं, तो हमारे वातावरण के आसपास प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। यदि हम ऐसे क्लाइमेट में पैदा हुए हैं जहाँ पर चना बाजरा इस तरह की फसलें हैं, तो हम उसको खाते हैं। यदि अमरूद का फल वहाँ बहुत होता है तो इसका मतलब है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि हर एक के शरीर में कॉम्बिनेशन हर तत्व का अलग अलग है। स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जब वहाँ बहुत धूप होती है वहाँ के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ के शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। यदि आप गर्मी की जगह पे रहते हैं और ठंडे प्रदेश से इंपोर्ट करके भोजन कर रहे हैं, वो भोजन आपको पूरा पोषण नहीं देगा और उसके कारण आपके बॉडी में डिसबैलेंस होगा। आज की जो पद्धति है 12 मास कुछ भी चीज़ आप खा सकते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है और फिर प्रिजर्वेशंस होते हैं उसमें, वो ताज़ा नहीं होता है। तो वही चीज़ मैम पूछा मैम, फास्ट फूड आप भी खाए होंगे कभी? नहीं, फास्ट खाते फूड होंगे प्रोसेस्ड फूड? आवश्यकता पड़ने पे खाया है, पर उसको मिनिमम रखने का प्रयास मिनिमम करते रखने हैं, का। बहुत कम रखने का प्रयास करते हैं। मैम फिर भी लास्ट टाइम आप कब खाए होंगे ये चीज़? नहीं, ऐसा है कि बिस्किट जैसे सुबह अच्छा। कुछ नहीं मिला तो आज भी खाया, उसको ऐसा कोई कसम नहीं है। हाँ। हम अपने जीवन में क्योंकि बहुत ट्रैवल करते हैं और हर समय हमको हर जगह फल फूल सब्जी अपने बिल्कुल। आप से उपलब्ध नहीं हो सकती, तो जैसी व्यवस्था है उसके लेकिन वो अनुसार तो मैम आप सामान्यतः जब कुछ ऐसा नहीं है तब आप सामान्यतः हाँ, यदि नहीं लेकिन अधिकतर हम अपने घर में लेकिन घर का लोग बना जो हुआ शौक भोजन से खा रहे हैं मैम कि चलो आज जाते हैं तो ये चीज़ खाना है। नहीं, अपनी तरफ से मेरा ऐसा मन नहीं होता कि हम बाहर जाकर के खाएँ। हाँ, परिवार में बच्चों की वजह से और बाकी रिश्तेदारों की वजह से कई बार बाहर खाना पड़ जाता है, कोशिश करते हैं कि कम से कम खाएँ। मैम ये वेस्टर्न फूड मतलब जो है वो वेस्टर्न के लिए सही है क्या? वेस्टर्न के लिए भी नहीं सही है कई जगह पे, जिसको अब वेस्टर्न फूड को एक ग्रुप में नहीं क्लासिफाई कर सकते। बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ हेल्दी भी जैसे हैं। मैम पिज़्ज़ा आया अब ये सब पिज़्ज़ा जो है वगैरह वो ये सब है तो वहीं से क्योंकि ये है, ब्रेड को तो हाँ, वैसे भी जंक फूड है ना? तो जितना ताज़ा फल खाएँगे जिसमें जीवन हो, बिल्कुल। फल, फूल, अनाज सब में जीवन की एक समय सीमा है। उसके बाद वो फल भी देखिए सड़ने लगता है, घर में भी रखे रहिए, है ना? पक करके सड़ने की सड़ने अवस्था में आता लगता है। है, बिल्कुल। कुछ दिन, कुछ समय तक ही उसके अंदर वो जीवन का तत्व होता है। तो आयुर्वेद में इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन की बुक्स में भी मिलेगा कि किसको कितने दिन के अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। मैम जैसे अभी जो है मैम फिर से एक चीज़ मैं दोहराना चाहता हूँ कि पहले जैसे था कि हम लोग का जो देसी इलाज का पद्धति था उससे हो रहा था। आज भी हमारे गांव में चाहे समाज में झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, जो कि कोई डिग्री नहीं लिया फिर भी वो इलाज कर देते हैं और ठीक भी आदमी हो जाता है। तो वो चीज़ कुछ अपना टेक्निक रखते हैं देसी और प्लस एलोपैथिक जो भी है उसको यूज करते हैं। अभी जो ये समाज में मैम जब हमारा नेचुरोपैथी इतना मतलब सक्सेसफुल है, अभी बात हुआ है लोगों से तो वो बता रहे हैं। मैम हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये चीज़ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे एम्स खोले हुए हैं, बड़े-बड़े मतलब हॉस्पिटल कॉलेजेस खोले हुए हैं, उसमें बच्चे भी जाते हैं तो उनका इच्छा होता है कि एलोपैथिक में ज़्यादा जाए, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल भी वो नहीं है, इतना साइड इफ़ेक्ट है। और माइंड हीलिंग, योगा ये सब चीज़ जब इतना पावरफुल है तो मैम इसमें क्यों नहीं हमारा सरकार या फिर इसके लिए काम किया जा देखिए रहा अभी है? तो स्थिति बहुत परिवर्तन है। अभी आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उस पर गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है। बहुत जगह पे योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे पाठ्यक्रमों में पहले हमारा योग और नेचुरोपैथी का विषय शायद सब जगह नहीं रहा हो, पर आजकल तो मेरे अपने ही विश्वविद्यालय में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी फैकल्टी है। तो अभी धीरे-धीरे अवेयरनेस बहुत जा रही है और जब से योग दिवस मनाया जाने लगा, अब तो ध्यान दिवस भी आ गया है। तो इसके माध्यम से पूरे विश्व में जागृति है और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ आप देखिए ना, योग और ध्यान करते हुए आपको देश-विदेश कौन-सा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। देश है जहाँ पर इसको लोग जानना नहीं चाहते। लेकिन एक थोड़ी-सी समस्या है कि जब कोई चीज़ बहुत पॉपुलर होती है, तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले, जिनको जानकारी भी ना हो, ऐसे लोग भी बीच में आ जाते हैं। उनके माध्यम थोड़ा-सा से एलैबोरेट कीजिएगा मैम इस चीज़ को। जैसे किसी ने टेलीविज़न पे थोड़ा-सा योग देख लिया या यूट्यूब पर देख लिया, उसके बाद वो जाकर के किसी को योग सिखाने लगे, ध्यान सिखाने लगे। तो ऐसे में जो हम लोगों का दायित्व बनता है कि एक सक्षम निर्देशन में, मार्गदर्शन में हम योग की प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा लें। एक ऑथेंटिक जगह से प्रमाण पत्र लेकर के ही उसको समाज में हम प्रैक्टिस मैम करना वो तो प्रारंभ करें। मैम ये चीज़ जो आप बोले एक हुँ। ऑथेंटिक जगह से सर्टिफिकेट लें, मतलब इसका उसे ऑल अच्छा से इंडिया बोर्ड सीखें है, उसके उसका बाद ऑल इंडिया बोर्ड है, वहाँ से वो मैम योग मेरे और इधर क्या प्राकृतिक है कि चिकित्सा में कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी है कि कुछ चीज़ जैसे आप बोले कि देख लिए सब उसको ये कर लिए, उसको प्रैक्टिस कर लिए। अब फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो जो भी मतलब अभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे पढ़ लेते हैं और सर्टिफिकेट तो अभी तो हर चीज़ का डुप्लीकेट आ ही चुका है, वो भी रख लेते हैं और इस चीज़ में चले जाते हैं। मैं कुछ दिन से मैं भी मेडिटेशन, योग तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेडिटेशन करता हूँ। तो मैम ये चीज़ जो है कि हम भी करते हैं, तो जैसे हम करते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि माइंड जो है हमारा वो अलग वो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। सामान्यतः है कि एक कंडीशन स्टेट होता है कि हम बिल्कुल निर्विचार हो जाए। उसकी जगह पे बहुत ज़्यादा ऐसा-ऐसा विचार आने लगता है जिससे कि हमको लगता है कि अब
शायद योग के लिए हम मतलब इस पे नहीं बैठ पाए। मैम इस चीज़ को कैसे मैम करें? और कंटिन्यूअस मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ आया हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। देखिए, एक तो आपने जो कहा ना, मैं ध्यान करता हूँ, योग नहीं करता हूँ, यस मैम। तो इसमें एक करेक्शन की आवश्यकता है। योग की 7वीं चरण की सीढ़ी ध्यान है। अगर आप 7वीं सीढ़ी पर पहुँच करके सीधे जंप कर रहे हैं 6 सीढ़ी और 7वें पे कह रहे हैं कि मैं ध्यान करता हूँ और योग नहीं करता हूँ, तो सही। ये तो अपने आप मतलब में स्वयं मेडिटेशन ही मेरा है और वो योग हाँ, नहीं तो आ रहा। ये ऐसा नहीं हो सकता। जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्यवस्था की है, तो विकलांग योग से काम नहीं चलेगा। यानी एक चरण आप पकड़ लिए और 7 को किनारे कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। मैम थोड़ा-सा इसको एक बार तो इसमें जब अष्टांग योग में बताया है कि पहली 2 सीढ़ी ही यम नियम है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब नीचे से आप कक्षा 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, प्राइमरी करते हैं, सेकेंडरी करते हैं, तब पीएचडी करते हैं। अब आप कह दो सीधे कि हम पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, रिसर्च नहीं हो रही है, कैसे होगी? बिल्कुल मैम, ये चीज़ अभी हमको खुद मालूम चला कि अब लूप होल आप कहाँ ये पे है। बताइए, लूप होल उसमें ये और इसमें करने में बहुत दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से ध्यान की कर सकते हैं। यम नियम का अर्थ ये हुआ, आप अपने मन को शुद्ध करने का, शुद्ध विचार उसमें रखने का प्रयास करें, उसमें यम नियम दोनों कवर हो जाएंगे। यम का मतलब है कि आपका इंटरनल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन माने समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, यानी किसी से बोलना है तो सत्य बोलना है, किसी के संग व्यवहार करना है तो अहिंसा का करना है, किसी के साथ लेन देन की व्यवस्था में अस्तेय करना है, चोरी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी इंद्रियों पे निग्रह करना, अपरिग्रह करना है, बटोर के नहीं रखना है, हर चीज़ में मतलब जितना ज़रूरी है उतना जितना उसके आवश्यकता बाकी है चीज़ उससे अधिक आप अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये हो गए हमारे यम। नियम क्या हो गए? शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये तप सारी मैम जो है वो तपस्या का है। तपस्या का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं, निष्काम भाव से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को आप करते हैं, वही आपका तप है। आप छात्र हैं, आप छात्र जीवन में जिस प्रकार के जीवन की आपसे अपेक्षा है, बिल्कुल। उस प्रकार का ये जीवन है, तो आपका वो तप है। मैम तप के लिए वो पहाड़ की वो आप भावना छोड़ दीजिए कि मैम महा थोड़ा हिमालय इसमें पर जाना क्रिटिकल है। होता हूँ हुँ, ज़रा-सा। हुँ। जैसे आप बोले तप वो है जो आप कर्म कर रहे हैं। तो कर्म में जैसे कि हमारे समाज में अनेक सिर्फ प्रकार कर्म नहीं है, निष्काम कर्म। के निष्काम अब निष्काम कर्म का अर्थ ये है कि आप बदले में कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, वो कर्म आपसे अपेक्षित है, आपका दायित्व है, आपको करना चाहिए, इसलिए आप कर रहे हैं। जिसमें हम जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, ठीक है, मैं टीचर हूँ। अब यदि वो टीचिंग का काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सैलरी मिलती है, तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ। टीचिंग का काम हम इसलिए करें कि मेरा गुरु का दायित्व है कि इसको हम जितना आता है उतना अधिक से अधिक स्टूडेंट को दें, इसका पूरा संपूर्ण विकास हो, इसका हित हो, इसको सही रास्ते पे ले जाएं। यदि हम उस भाव के साथ उस कार्य को करते हैं तो पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन यदि कोई पैसा कम भी कर दे या पैसा बंद भी कर दे, तो मेरे मन का ये भावना हो कि इसको हम गलत पढ़ा दें क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसे को केंद्र बना करके हमें कार्य नहीं करना है। ये तो मैम अभी समाज जैसा बन चुका है कि तो इसीलिए ध्यान नहीं लगता पैसा है, नहीं पैसा ध्यान नहीं इंसान को लगता बना है, रहा ध्यान नहीं लगता ना। तो यम नियम जब आप नहीं करेंगे, आसन का अर्थ क्या है? एक स्थान पे यदि स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक आप बैठ सकें, जब तक आपको बैठना है, तो उसको कहते हैं आसन। आसन का अर्थ ये नहीं है कि बॉडी की एक्सरसाइज को आसन नहीं कहते, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। आजकल लोगों में ये चीज़ थोड़ा-सा योग को, आसन को अधिकतर लोगों ने शरीर की एक्सरसाइज या जिम्नास्टिक या ट्विस्टिंग को मान लिया है। ये ट्विस्टिंग आसन का स्वरूप नहीं है। जो महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी है, सुखपूर्वक जब तक आप चाहें स्थिरता से बैठ सकें, वही आपका आसन है। यानी आप पद्मासन लगा के बैठ गए तो आप ध्यान के लिए वो आपका आसन हो गया, और उसमें अगर आप सुखपूर्वक अधिक समय तक जितना जब तक चाहें बैठ सकते हैं, तो वो आपका आसन सिद्ध हो गया। यदि आप उसमें हिलते डुलते रहते हैं, आपका स्थिरता नहीं बनती है, तो आपका आसन सिद्ध नहीं हुआ। तो आप अपने आसन को सिद्ध करिए। उसके पश्चात नियम उसके बाद आसन आ रहा है। हाँ, उसके बाद आसन आ गया। फिर उसके बाद आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित करिए, क्योंकि बैठ तो गए पर मन घूम रहा है चारों तरफ, शरीर एक जगह बैठा है। यही चीज़ मैं भी उसमें प्राणायाम के माध्यम से विचारों पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि मन के ऊपर सीधा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मन चंचल है, विचार अपने आप पॉपअप होते हैं। जैसे कंप्यूटर में एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होते हैं सर्फिंग करते समय, वैसे ही मन के अंदर आपके जितने भी संचित सबकॉन्शियस माइंड में विचार हैं, जितने समाज के द्वारा आपको एक्सपोजर दिए हुए विचार हैं, वो सब आपके पास इकट्ठा हैं। उनमें से जो आपका संस्कार है उसके अनुरूप वो बीच बीच में बबल की तरह से उभरेंगे। उन पर नियंत्रण करने के लिए सांसों का मन के साथ गहरा संबंध है, विचारों के साथ गहरा संबंध है। यदि आपकी सांस नियंत्रित होती है तो आपके विचार नियंत्रित होते हैं, उस समय विचारों का प्रवाह आपके कम हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम के बहुत सारे जो प्रकार हैं, पूरक, रेचक, कुंभक के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे होगा, परंतु वो आपके विचारों का प्रवाह आप स्वयं अनुभव करेंगे, धीरे धीरे कम होने लगेगा।
और जब ये हो जाता है, आपका आसन भी हो गया, प्राणायाम हो गया, तब फिर क्या करते हैं कि ईश्वर प्राणिधान, ये पाँचवा तो हो गया मैम। हाँ, और फिर उसके बाद धारणा। धारणा माने अब आप अपने मन को, विचार कम हो गए हैं, किसी भी एक पवित्र वस्तु पर, पवित्र सिंबल पर, प्रतीक पर, इष्ट इष्ट देव पर, चाहे जिस धर्म या से हैं, किसी जो भी धर्म से हैं। ज्योति के रूप में आप किसी भी बिंदु के ऊपर अपने मन में उसका ध्यान लाइए और उसके पास अपने मन के विचारों को स्थिर करिए, उसी को देखने का प्रयास करिए, इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए। तो अपने हार्ट सेंटर पर, है ना, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो जो हमारा अनाहत चक्र है, जो हमारे भावनाओं का, फीलिंग्स का, हमारे विचारों का स्थान है, वहाँ पर एक चमकता हुआ बिंदु, ज्योति, आप ओंकार, जो भी आपके इष्ट देव, उनकी प्रतिमा स्थापित करके उसके ऊपर ध्यान लगाइए। उस ध्यान को करने में होगा क्या, बीच में ध्यान आएगा, फिर कोई विचार आएगा, आप परेशान नहीं होइए। तो ये धारणा की स्थिति। धारणा की स्थिति में धीरे धीरे जो प्रतीक है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, और जब केवल आपका प्रतीक रह जाएगा उसको कहते हैं ध्यान। जब तो पूरी धारणा तरह से विचार, ध्यान में खुद automatic धारणा हो से ऑटोमेटिक जब आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, यस जब आपका वो बिंदु केवल ध्यान में आएगा, उसके अलावा विचारों का प्रवाह रुक जाएगा, उसको कहते हैं ध्यान की स्थिति। और जब आप उस प्रतीक के संग एकाकार हो जाएंगे, माने आप भी नहीं रहेंगे, देखने वाला भी नहीं रहेगा, तब वो समाधि की स्थिति है। तब आप में अनुभव किसी चीज़ का नहीं होगा, फिर सारा ब्लैंक आपको लगेगा, अनुभव करने वाला और अनुभव किया जाने वाला सब एक हो चुका है, और एकात्मता की अनुभूति, उसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं। तो ये सारे 8 चरण हैं। समाधि में मतलब मैम शरीर को त्याग देती है उस समय, नहीं, समाधि की का अर्थ यह है कि मन, इंद्रिय, इन लोगों से जितनी भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं, उन सूचनाओं को ग्रहण ना करें, उन सूचनाओं पे फुल स्टॉप लगा दें, और जो उसको अनुभव कर रहा है केवल वो बचे। आप बात समझ रहे हैं? यस यानी जैसे एक हम किसी का ये हाथ का दर्शन कर रहे हैं, तो एक हाथ है, एक हमारी आँख है, इस हाथ का आँख दर्शन कर रही है। अब आँख बंद कर लिया तो हाथ हमारे आगे से हट गया, आँख बंद कर लिया तो हाथ नहीं दिखाई दे रहा ना, यानी जो विषय वस्तु थी वो हट गई, जो अनुभव करने वाला था वो केवल बचा, आँख बची। लेकिन आँख बंद कर लिया तो उस आँख को देखने वाला दिमाग है कि आँख बंद हो गई, है ना। आँख को आँख से नहीं देखते, आँख को दिमाग से देखते हैं। किसी को बताना नहीं पड़ता कि आपकी आँख बंद है, हमें पता है कि हमारा आँख बंद है, तो आँख को देखने वाला दिमाग है। अब आँख बंद कर दिया तो दिमाग एक्टिव है। अब उस दिमाग में आप अपना नाम लीजिए, है ना, आदर्श। तो उस आदर्श को कौन सुन रहा है? मैं नहीं, वो तो दिमाग ही जो बोल रही है वही सुन रही है। नहीं, लेकिन आप अपने अंदर, मन के अंदर सोच के देखिए, आप 1 2 3 4 बोलिए और देखिए उसको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। 1 2 3 4 को कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? 1 2 3 4 आप ही सुन रहे हो ना। तो वो जो सुनने वाला है, जो दिमाग के भी पार है, वो उसको देख रहा है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है। तो जब केवल वो बचेगा, वो समाधि की स्थिति है। अनुभव करने वाला बचे। अनुभव का ये बहुत बड़ा विषय है, ये एक उसमें नहीं हो सकता। वो चीज़ जो आप कह रहे थे मैम, ये चीज़ साक्षी बचना चाहिए केवल, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इंसान मतलब वो शरीर रूप में, तब तो जो एक है, ये शरीर है, इससे हम सब कुछ कर, वो तो उससे बहुत ऊपर उठ चुका है। लेकिन आप नियमित देखिए ना, नित्य जीवन में हम सोते हैं, सोने में सपना देखते हैं, और सपने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब सपना भी समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। वो जो सुषुप्ता है, ना दिमाग रहता है, ना शरीर रहता है, ना बाहर की वस्तुएं रहती हैं, ब्लैंक रहता है सारा कुछ। वो चेतना की स्थिति है। कोमा में कोई चला जाता है, क्या रहता है, उसे कुछ नहीं अनुभव होता है। तो लेकिन चेतना रहता है, वो जीवन रहता है उसमें। तो उसका जो साक्षी है, उसके आगे विषय समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्पेस में जब लाइट आती है सूरज की, तो स्पेस में काला दिखता है, वो लाइट नहीं दिखती है। लाइट तो यहीं आके धरती पर दिखती है। क्यों ऐसा होता है? स्पेस काला क्यों है? क्योंकि उधर कुछ वैसा स्क्रीन नहीं लगा जो कि जहाँ से लाइट को वापस आ सके। तो हमारी चेतना की स्थिति यही है कि चेतना का अनुभव करने के लिए उसको विषय चाहिए, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टर चाहिए। माइंड है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो पता चल जाता है माइंड है। आंखें वस्तु से टकरा करके प्रकाश आता है तो पता चल जाता है ये वस्तु है। जब पूरी की पूरी इंद्रियां शांत कर देते हैं समाधि की अवस्था में, ये सब कुछ बंद कर देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बचा। विषय ऑब्जेक्ट सब एक ही हो गए, सारा कॉन्शियसनेस, यही चेतना की उच्चतम अवस्था है। इसी को चाहे आप परमात्मा कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे अद्वैत में जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये वो अवस्था है। तो इसके बारे में तो बहुत विचार है। जो ये चीज़ बताए मैं, ये मतलब जो है, ये हमको लग रहा है कि हमारा जो धर्म जो है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, ये जो कहती है कि मतलब कोई इंसान है वो भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि इंसान से भगवान का सफ़र जो है, राम हुए चाहे कृष्ण हुए, वो सब जन्म लेकर के इंसान के रूप में वो भगवान बने। तो शायद ये रास्ता जो मैम आज आप बताए हैं, हो सकते हैं कोई हमारे व्यूअर्स या जो भी लोग, नहीं, उनके लिए तो बहुत बड़ी आशा की किरण ये है कि स्वामी विवेकानंद कह चुके हैं कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन एंड द पर्पस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। तो हम सभी ईश्वर ही हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इस शरीर के रूप में नहीं है।
इस मन के रूप में नहीं है। जब हम शुद्ध चेतना की बात करते हैं, जब हमारी साधना इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र और उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे शास्त्र इसकी घोषणा पता नहीं कब से करके आए, अनादिकाल से, अहम ब्रह्मास्मि एंड तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म और तुम भी वही, तुम भी ब्रह्म। तो हमारी तो क्षमता, जो ब्रह्म की क्षमता, वो हमारी क्षमता, लेकिन ये क्षमता हमें केवल तब प्राप्त होगी जब हम इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के पार चले जाएंगे। उसके पहले हमें सामान्य नियमों का पालन करना होगा। मैम ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो माइंड हीलिंग जो आप बताए मैम, थोड़ा इस पे एक अलग से कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव चीज़ को थोड़ा सा अलग से कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, है ना, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे विषय हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, वो सारे एक दिन में कवर नहीं हो सकते, बहुत बड़ा है। लेकिन यूथ से मेरी तो ये अपील है कि अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको ईश्वर बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, तो अपने अंदर के ईश्वरत्व को प्रकट करिए। और यही भारत से पूरे विश्व की अपेक्षा है। और ये भारत में जन्म लेने वाला बहुत भाग्यशाली है कि उसको ये अपने पूर्वजों से बहुत ही सहज रूप में प्राप्त है। तो मैं दर्शकों ये बात आप लोग से बहुत ही आशा के साथ कह रहा हूँ कि मैम जो अभी बताई ये बात कि हम छोटे छोटे चीज़ों में ना फंसे, हम एक साधारण जॉब के लिए ना फंसे, क्योंकि हमारा सफ़र ये जॉब हाँ ज़रूरी है लाइफ को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारी सफ़र जो है ये इस इंसान से वो ब्रह्मलोक जो है उसको यहीं पे रहते हुए दोनों को पाना है। ऐसा हम आप कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैम अभी रास्ता बताए हैं उस पर चला जाए। और ये बात मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद प्रोफेसर हैं और ये खुद ऐसा करके देख चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत लोग बड़े होते हैं पद पे, लेकिन जो बात करते हैं और जो होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैम अभी खुद ही इसका खुद उदाहरण बने हुए हैं कि हम यहाँ पे जो आए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मुलाकातें हुई, बहुत अच्छे अच्छे विचार मैंने पाया। उसमें से एक ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक हम भी यही मानते थे कि हमारे समाज में अगर किसी को कैंसर हो गया तो शायद वो आदमी नहीं बच पाएगा। लेकिन मैम एक ऐसे हैं कि हुआ भी और चला भी गया, और कोई मतलब देख सकते हैं कोई शंका नहीं है कि हाँ कुछ ऐसा वैसा। जो मतलब कहे तो काल जो है, काल से मुलाकात करना, बातें करना आराम से, और बातें करके बाद उसको विदा कर देना बहुत बड़ी बात है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैम। धन्यवाद।